नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, लगातार इस समय इजराइल फिलिस्तीन की बात हो रही है। कई बार ये बात इजराइल और हमास से शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआती हमास के तमाम लानत और मनानत के बाद अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन करार दिया जा रहा है, जबकि एक धड़ा ये है जो कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो इजराइल और हमास का मामला है। लेकिन इस सबके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम खबरों पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि हम अगर भारत से ताल्लुक रखते हैं, हम भारतीय हैं, तो हम हमेशा ये देखें कि दुनिया में कोई भी झगड़ा हो रहा हो, कोई भी हैपनिंग हो रही है, उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए आज के अपने अतिथि का स्वागत कर लेते हैं, ओमकार नाथ जी। ओमकार नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ओमकार नाथ जी एक तरह से छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और 18-20 साल से आप एक अध्येता के रूप में है, एक शिक्षक के रूप में है। लेकिन जब आपसे हल्के फुल्के अंदाज में बात होती है तो कहते हैं कि साहब, मैं 18-20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्व में इस्लाम नाम की एक किताब भी लिखी है, जिस पर हम आगे सिलसिलेवार बात करेंगे, तो आज शुरुआती चर्चा ओमकार नाथ जी के साथ शुरू करते हैं और उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि इजराइल, फिलिस्तीन, हमास और मोसाद, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, इस सब के बीच में भारत कहाँ है और हमारा क्या रिश्ता है। ओमकार सर, भारत का क्या सरोकार है, कुछ ताल्लुक है भी कि हम बेजा परेशान हैं और सोचना बंद कर दें। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं कि एक असमंजस की स्थिति दर्शकों में बनी हुई है। लेकिन आज जो आप इजराइल और फिलिस्तीन या हमास का जो संघर्ष देख रहे हैं, वो आज का तात्कालिक दौर है। ईसा के 2000 साल पहले, मतलब आज से 4000 साल पहले उस भूमि को लेकर के संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष दो रूप में है, यहूदी वर्सेस अदर। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, इस्लाम के उदय के 2000 साल पहले, चाहे वो बेबीलोन हो, हित्ती हो, यूनान हो, उनसे उनका संघर्ष चलता रहा है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। 44 बार उस शहर को रौंदा गया है, लेकिन यहूदी कभी भी उस चीज को भूले नहीं। आज जो आपको लड़ाई दिख रही है वो फिलिस्तीन, भारत के वामपंथियों ने ये नैरेटिव बनाया कि फिलिस्तीन के लोग या फिलिस्तीन के मुस्लिम्स वहां हजारों साल से रह रहे हैं, एकाएक इजराइल आया, उनको खदेड़ के वहां जबरन कब्जा कर लिया और उनकी प्रतिक्रिया में वहां के लोग उठ खड़े हुए। उन्हीं का संगठन है हमास। मोटे तौर पर एक यही कॉन्सेप्ट था जो भारत में नैरेटिव्स बनाए गए। मैं आपको वो पुस्तक भी दिखाना चाहूंगा जिसमें लगभग ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में मजे की बात है कि जो फोटो है वो हमास के उस टेररिस्ट का ही है। इस पुस्तक वाणी प्रकाशन से निकली है। 40 लेखकों ने, वामपंथियों ने इसको अलग अलग रूप में लिखा है और पूरे भारत में मनोदशा बनाने में इसी का योगदान रहा। तो पहली बात, ये संघर्ष 1945 से नहीं है, ये संघर्ष पिछले 4000 सालों से चला आ रहा है। कहानी यही है कि यहूदी वहां रहते थे, इस्लाम का ओरिजिन हुआ। इस्लाम में जो काफिर थे उसमें कई तरह के लोग हैं, उसमें यहूदी भी थे। पैगंबर के मरने के बाद उनके जो एक खलीफा थे, उन्होंने आकर के उस यरूशलेम पर कब्जा किया, उमर बिन फारूक, और वहां के रहने वाले यहूदियों को खदेड़ दिया। तब से यहूदी भाग रहे हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भागते रहे, लेकिन 100% कभी नहीं खदेड़े गए। कुछ ना कुछ यहूदी रहे। 1890 तक करीब करीब 1000 यहूदी वहां रह रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, जब दुनिया भर में नए नए राष्ट्र बन रहे थे, बनाए जा रहे थे। खुद यहां टर्की से 50 देश बने। तुर्क अलग, अरब अलग, कुर्द अलग, सियाओं का अलग, सुन्नी का अलग। आज जो आप पूरा मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, कभी यह ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो एक तरफ जितने भी ये नए मुस्लिम राष्ट्र हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपने आप को बता रहे थे कि हम अलग हैं तुर्कों से, हमारा एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। यही वो दौर है जब भारत में भी पाकिस्तान के नारे लगे।
और भारत को 16 टुकड़ों में बांटने की भी बातें उठी। तो 50 देश बन गए। अब यहूदियों का इतना उत्पीड़न होने लगा कि दुनिया भर में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोगों की सहानुभूति आई कि इनका भी एक राष्ट्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लोग ये नहीं जानते हैं कि आज जो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, वो भी कभी यहूदियों का था। जो मदीना है, उसका पुराना शहर का नाम यथरीब था, उसको वो भी यहूदियों का था। सीरिया भी यहूदियों का था। इनफैक्ट इराक भी यहूदियों को था। ईरान के बाद जितना अरब है, सब जगह यहूदी रहते थे और उनको 1400 साल में क्रमबद्ध तरीके से मारा गया। ध्यान रखिएगा, उनको मारने में क्रिश्चियनिटी भी थी और इस्लाम भी थी। एक आंकड़ा है, 27 करोड़ काफिर मारे गए। अब उसमें कितने यहूदी हैं और कितने हिंदूज हैं, उनके ऊपर विवाद है, लेकिन इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है कि उनको मारा जाता रहा। फिर मामला यूएन में गया। यूएन ने उस जमीन पर यहूदियों का हक माना और उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा यहूदियों को दिया, एक हिस्सा अरब के लोगों को दिया और एक हिस्सा जो जेरूसलम मस्जिद है उसको इंटरनेशनल बना दिया। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बेस पर अयोध्या के राम मंदिर का भी फैसला आया है। मुझे यही ध्यान आ रहा था जी, जब भी कोई विवाद हो जाता है तो भारत की न्यायपालिका पश्चिम की तरफ मुंह ताकती है। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे आदरणीय चंद्रचूड़ जी हार्वर्ड का मुंह ताक रहे थे एलजीबीटीक्यू के बारे में। खैर, फिर मुद्दे पर वापस आते हैं। तो ये 3 हिस्सों में दिया गया। यहां पर अरब के मुस्लिम देशों का दोहरापन स्पष्ट रूप से दिखता है। एक तरफ वो खुद अंग्रेजों से लड़ करके अपने आप को अलग, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम ना कह करके अपने आप में राष्ट्रीयता बता रहे थे कि हम तुर्क अलग हैं, अरब अलग हैं, हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और अपना देश बना रहे थे। 50 टुकड़े हो गए। लेकिन यहीं पर जब बात यहूदियों को भी एक छोटी सी जगह देने की बात आई तो ये सारे मुस्लिम देश लोग उनके विरुद्ध हो गए और एक साथ अटैक कर दिए, लेकिन फिर भी हारे। तो यहां पर एक पहला दोहरापन है और तब से यह संघर्ष चल रहा है। यहूदी आ गए, वहां रह रहे थे, हालांकि अमेरिका का भी साथ रहा। तब से यह संघर्ष चल रहा है और आज तक संघर्ष चल रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जहां पर संघर्ष ना रहे। 2 चीजें हैं, चूंकि इस्लाम का जन्म यहूदी के विरोध में हुआ है तो वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता, और आज भी देख रहे हैं। और यहूदियों का जो आज संघर्ष दिख रहा है या इजराइल का जो संघर्ष दिख रहा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई की बात है। तो एक तो ये फेज है कि पहला मुद्दा ये है कि ये संघर्ष आज का नहीं है, ये संघर्ष इस्लाम के जन्म के 1400, 1500, 2000 साल से चल रहा है। 4000 सालों का संघर्ष है और जो वो जगह यहूदियों की थी उनको खदेड़ा गया और फिर वो अपने जगह पर वापस आए। तो इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं कि इस संघर्ष से भारत कैसे जुड़ा है। तो दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में यहूदियों का हर जगह उत्पीड़न हुआ सिवाय भारत के। एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर इनको सताया नहीं गया। इस बात को वो खुल के स्वीकार भी करते हैं। हाइफा चौक है वहां पर, 3 मूर्ति चौक भी है, ऐसे कई तरह की चीजें हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और भारत की विदेश नीति बनी, नेहरू से लेकर के मोदी तक, उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। मैं थोड़ा विशेष शब्दों का नाम लूंगा। एक है शब्द कूटनीतिकता, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। दूसरा है पंचशील और तीसरा है लोकतंत्र का समर्थन। ये 3 चीजें हैं जो भारत की विदेश नीति की बुनियाद मानी गई। कूटनिरपेक्षता मतलब ना हम अमेरिका के पक्ष में रहेंगे, ना हम यूएसएसआर या सोवियत संघ के पक्ष में रहेंगे, हम अलग रहेंगे। दूसरा है पंचशील, पड़ोसी देशों को मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तीसरा है डेमोक्रेसी का समर्थन। लेकिन इस चीज को बनाने में नेहरू जी सबसे ज्यादा प्रभावित थे मिस्र के नासिर साहब से, जो अरब राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। एक लाइन में अगर अरब राष्ट्रवाद को समझो तो उसके पीछे मेन मुद्दा यही था कि अरब के देश मॉडर्न होंगे और हम मॉडर्निटी के जितने इंडिकेटर हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं मिस्र भी तुर्की के डेमोक्रेटिक या मुस्तफा कमाल पाशा के मॉडल से इफेक्टेड था, प्रेरित था। तो 3 विदेश नीति के तो पार्ट हो गए, लेकिन जो भारत की विदेश नीति रही हमेशा अरब देशों के हितों के अनुरूप या भारत के मुस्लिम समुदाय के भावनाओं का ख्याल रखने वाला। ये शीर्षक किताबों में तो नहीं है, लेकिन ये शीर्षक जानना जरूरी है। भारत की विदेश नीति सदैव मुस्लिम देशों के हितों के अनुरूप और उससे भी बड़ी बात
भारतीय मुसलमानों के भावनाओं को ख्याल रखने वाला नीति बन के रह गई। नेहरू जी भाईजान वाले। हाँ, अरब इजराइल संघर्ष में इजराइल का घोर विरोध किया, अरब देशों का समर्थन किया। पहली बात, जब स्वेज संकट हुआ तो भी वो मिस्र के साथ रहे। अरब इजराइल जितने भी हुए हैं, हमेशा हमने स्वतंत्र फिलिस्तीन का नारा लगाया। तब से लेकर के 2022 तक लगभग स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन हम करते रहे, या ये कहें कि जो भी इस्लामिक देशों की विदेश नीति थी हमने वही अपनाई। ठीक है सर। ठीक नेहरू बात जी है। की बात, यही वो नेहरू जी हैं जो बेहद सेकुलर माने जाते थे। सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो भारत एक सेकुलर देश है, नहीं गए, लेकिन सऊदी के शाह आए तो बनारस के मंदिरों को चादर से ढक दिया गया कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। ये सब कहानियां आपने देखी होगी। इंदिरा जी का रोल बिल्कुल आया, ठीक बात। इंदिरा जी का रोल आया तो भारत के वामपंथियों ने नैरेटिव फैलाया सद्दाम के बहन है, सद्दाम इंदिरा जी का पर्स उठाता है या छतरी लेके चला, ये एकदम झूठ बात है, कहीं इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में सद्दाम हुसैन एक मर्दानगी का प्रतीक था, एक हीरो था, तो उस समय की पार्टी ने इसको खूब कैश कराया। ठीक बात है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ करना जी, तो याद कीजिए यारिस अराफात जो है, यासिर अराफात, उनको जो है वो भारत का भाई है ना। हाँ, वहां पर भी आ रहे हैं। इनफैक्ट कि सर ईरान और इराक की लड़ाई हुई, सारे मुस्लिम देश अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे थे, वेस्ट मीडिया भी कर रहा था, लेकिन भारत की मीडिया में उस समय देखिए एक शीर्षक आया, मुस्लिम देशों का आत्मसंघर्ष। मतलब ये खुद का आत्मसंघर्ष है। कभी ये तथ्य आया ही नहीं कि 1400 सालों से लड़ रहे हैं और खुद मक्का मस्जिद के इमाम ने घोषित फतवा जारी किया कि काफिर दिखे या सिया दिखे तो काफिरों को छोड़ के पहले सियाओं को मारो। ये एकदम घोषित एजेंडा है, एकदम उनके साइट पर है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। एक समय यासिर अराफात आया, ये तस्वीर मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूं। आपने एक था टाइगर फिल्म देखी होगी जिसमें सलमान खान एक साफा पहनता है तौलिया टाइप का, वो यासिर अराफात का तौलिया है। यासिर अराफात को हीरो बनाना और वो इंदिरा का भाई बनाना। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक वीडियो में यह भी दावा किया कि राजीव गांधी के कार्यकाल में यासिर अराफात को हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा दिया गया और हर महीने पैसा दिया जाता था। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने डंकी की चोट पर कहा और उधर की पार्टी का कोई खंडन मंडन नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आरोप में सच्चाई है। ये वही यासिर अराफात हैं जो हमेशा भारत के विरोध में रहे, पाकिस्तान के पक्ष में रहे और हमेशा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान समर्थित बयान दिया, लेकिन फिर भी भारत ने यासिर अराफात को हीरो बनाए रखा, भाई बनाए रखा, सच्चा हमदर्द बनाए रखा। इनफैक्ट कि हमास के बारे में भी यही कहा गया कि ये स्वतंत्रता सेनानी है और ये एक नैरेटिव फैलाया गया कि क्या करेंगे आप कि आपके घर में कोई जबरन घुस जाए तो क्या आप उससे वार्ता करेंगे या आप इसे संघर्ष करेंगे। बिल्कुल जैसे विशाल भारद्वाज ने हैदर फिल्म बनाकर के ये बातें बताई कि अब सा कानून लागू है तो या तो तुम डेमोक्रेसी के साथ रहोगे या डेमोक्रेसी से लड़ोगे। एक फिल्म से पूरी मनोदशा बदल दी जाती है कि भारत की सेना अत्याचार करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहते हैं। तो ये नैरेटिव चलता रहा लगातार। राजीव गांधी बिल्कुल के ठीक बात। कार्यकाल में कुवैत पर अटैक किया सद्दाम हुसैन, हमने चुप्पी साध ली, लगभग एकदम चुप्पी साधी है। ईरान से हमारे अगर मधुर संबंध थे तो ईरान की समस्या थी क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी देश, ईरान एक शिया देश। 90 के दशक के बाद ईरान बोल बदल गए, आज वो भी वही बोल रहा है जो पाकिस्तान बोल रहा है। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में भी ऐसा ही रहा, मिली जुली जो गठबंधन सरकारें थी वहां भी वैसा ही रहा, मनमोहन जी के कार्यकाल में भी वैसे ही रहा। इनफैक्ट कि मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी कोई विशेष तब्दीली नहीं आ रही है, लेकिन एक तब्दीली आई, इजराइल जाने वाले वो पहले पीएम बने। तब्दीली नरसिम्हा राव के कार्यकाल से आनी शुरू हुई। नरसिम्हा राव जी ने इजराइल में एम्बेसी खोली, संबंध मधुर बनाए। लेकिन इसके बाद एक बात और है कि भले ही राजनयिक संबंध इतने मधुर स्थापित हुए नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, लेकिन जब जब भारत पर संकट आया इजराइल भारत के साथ रहा। 1962 इंडो चाइना वॉर, इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, इजराइल उस समय भी रहा। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, इजराइल उस समय भी रहा। 1999 करगिल वॉर, इजराइल उस समय भी साथ रहा। और आज भारत इजराइल का सबसे मजबूत
घनिष्ठ, विश्वस्त, सहयोगी, रक्षात्मक देश है। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार भारतीय पीएम गए, मधुर संबंधों का दौर शुरू हुआ, लेकिन उस समय तक स्वतंत्र फिलिस्तीन का नारा लगाया जाता रहा। सारा खेल बिगड़ा अब्राहम एकॉर्ड के बाद। सन 2020 में जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ, अब्राहम एकॉर्ड को 2 लाइन में समझे तो बस यही है, इजराइल एक स्वतंत्र देश है और इजराइल का अस्तित्व है, इसको स्वीकारिए और इसके साथ साथ आप इनके विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे। भारत के लोग पुस्तकें नहीं पढ़ते, तारिक फतह साहब की ये 2 पुस्तकें हैं, इस्लाम की बुनियाद और इस्लामिक राज। इसमें उन्होंने पूरे 1400-1500 सालों की राजनीति को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। 4-5 देश ने मान्यता दे दी, लेकिन सऊदी अरब डरे हुए हैं, उन्होंने मान्यता नहीं दी लेकिन साथ दिखे। इसी अब्राहम एकॉर्ड के विरोध में हमास और इजराइल में एक संघर्ष हुआ सन 2021 में, उसको हम लोग इजराइल हमास संघर्ष 1.0, उस समय भी भारत ने कुछ किया, लेकिन जैसे ही ये 2.0 इजराइल और हमास का संघर्ष आया, पहली बार इसमें भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर दिखा। ध्यान रखिए, इसके पहले भारत रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चुप रहा, एक टाल मटोल वाला रवैया रहा, किसी का समर्थन नहीं किया, लेकिन एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, रशिया इज आवर फेथफुल फ्रेंड, मतलब हमारा रूस एक विश्वस्त देश है और हम उनके साथ रहे। उसके पहले अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में युद्ध रहा, भारत ने भी उस समय चुप्पी साधी रही। लेकिन इस बार जो इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष हुआ, हमने यह चुप्पी को त्याग दिया और हम तुरंत फुल कॉन्फिडेंस के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए। ये अभी तक नहीं हुआ था। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत ने गूढ़ निरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया है। भारत ने लोकतंत्र का समर्थन करें, कहीं कहीं इससे भी पीछे हट रहा है। भारत राष्ट्र हित को आगे बढ़ रहा है, या एनडीए गवर्नमेंट राष्ट्र हित को लेकर के आगे बढ़ रही है और इसी राष्ट्र हित को आगे बढ़ते हुए इजराइल के साथ रहा। अगले दिन ध्यान रखिएगा, हमारे सपोर्ट करने के बाद तब इंग्लैंड सामने आए या ब्रिटेन सामने आए और अमेरिका सामने आए और जर्मनी आए, हम उसके पहले रहे। अभी तक ये आज तक नहीं हुआ। तो ये एक मेजर डिसीजन चेंज देखा जा रहा है, या भारत की विदेश नीति में यू टर्न देखा जा रहा है और सोशल मीडिया में इसके तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेजर चेंज आया वो यही है कि अभी तक हम इजराइल के साथ खुल के खड़े नहीं हुए। यूएन में एक गाजा पट्टी को लेके एक आया हुआ था, उसमें हम आउट हो गए, उसमें भी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए। कहीं पर हमने इजराइल के विरुद्ध भी वोटिंग की, लेकिन यहां पर हम एकदम अपना स्टैंड क्लियर करके इजराइल के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 75 सालों से भारत की विदेश नीति में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का जो मुद्दा था, अब वह धुंधला पड़ गया है। भारत ने हालांकि स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के बारे में चुप्पी साध ली है, और ये चुप्पी भारत की नहीं है, खुद अब्राहम एकॉर्ड में फिलिस्तीन राज्य के भविष्य के ऊपर चुप्पी साध ली गई है। ठीक बात है। और ईरान के मीडिया और अल जजीरा ने तो यहां तक आरोप लगाया कि अरब देशों ने फिलिस्तीन का सौदा कर लिया। वो सौदा नहीं किए, वो विवश करके वास्तविकता को समझे। समस्या आज ये है ना कि खुद सऊदी अरब डरे हुआ है, ईरान भी डरा हुआ है। आज की न्यूज़ आप देखिए तो ईरान में और सऊदी अरब में बात हो रही है फोन पर, वो देश जो 1400 सालों से झगड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद डरे हुए हैं। एक छोटा सा मैं आंकड़ा आपको बताता हूं, 5000 से ज्यादा मुल्ला मौलवी माफ करें, सऊदी अरब के जेलों में बंद है, एमबीएस ने बंद करके रखा है। इनको अगर छोड़ दिया जाए ना तो सऊदी अरब की सत्ता कभी भी पलट सकती है। ठीक यही स्थिति सारे इस्लामिक देशों की है, क्योंकि पूरा कुरान उठा करके आप देखिए तो 14% मजहब है, 86% पॉलिटिकल इस्लाम, या काफिरों को कैसे नेस्तबूत करें, ध्वस्त करें, वर्चस्व बनाएं, और उसमें नंबर 1 काफिर है आपके यहूदी। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने तो ओंकारनाथ जी, जो अगली बातचीत हमारी थी ना, मैंने अभी दर्शकों से जब आपसे बातचीत शुरू की थी तो मैंने यही कहा था कि ये सिलसिलेवार बातचीत शुरू होगी, और इस्लाम मजहब कितना है और एक पॉलिटिकल एजेंडा कितना है, ये अगली बातचीत दर्शकों, ओंकारनाथ जी ने इसकी प्रस्तावना दे दी, जिसको मैं अगर हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो सर ने तो खुलासा कर दिया कि अगली बातचीत हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा,
ओकाना जी, अगर आज की इस चर्चा को मैं समेटने का प्रयास करूं तो जहां ये एक झटके में किसी को ये लग सकता है कि भारत के स्टैंड में परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन पहले दिन से दिखा। जैसे ही हमास का हमला हुआ, भारत के सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया और उसके बाद विदेश मंत्रालय और भारत की विदेश नीति का साफ-साफ स्टैंड था कि साहब हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ आप देखिए तो जब अस्पताल पर हमला हुआ गाजा के, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है और अभी तक क्लियर क्या नहीं है, अब काफ़ी कुछ एस्टेब्लिश हो गया है कि वो तो मामला था कि चले थे दागने जो है इज़राइल पे, वो खुद ही पे दग गया। तो ये भी अब साफ हो रहा है और बड़ा कुछ क्लियर है। लेकिन वहां भी भारतीय प्रधानमंत्री ने सीधे ट्वीट किया और आज प्रधानमंत्री ने बात किया है इजरायली पीएम से, सॉरी फिलिस्तीन के पीएम से और उनको कहा है कि साहब हॉस्पिटल वाला। अच्छा, यहाँ एक चीज आपने भारत का कितना हित है वो तो आपने बता दिया। एक आपने जियो पॉलिटिक्स कैसा है ये हमारी शुरुआती चर्चा आपने इस पर भी बड़ी अच्छी दृष्टि रखी और आपसे अब ये रेगुलर बातचीत होगी। तो अगर चलते चलते मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भारत जो भी स्टैंड ले रहा है, चाहे फिलिस्तीन हो और चाहे इज़राइल हो, आज एक नया कार्ड खेला जाना शुरू हो गया है कि साहब फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। क्या आप चलते-चलते आज की इस चर्चा का समापन करते हुए ये बताएंगे कि क्या फिलिस्तीन अलग, हमास अलग? मैं मानसिकता लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मजहब दोनों के पीछे है। और तब ये प्रश्न मेरा और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, जब हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी हमास की मानसिकता वाले लोग हैं, जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, उसके हमलों का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ये जायज़ होगा कि इस कार्ड को खेल लिया जाए या बाय कर लिया जाए कि फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है? यानी इस्लाम अलग है, हमास अलग है, मुसलमान अलग हैं, हमास अलग है। ये पच जाएगा क्या? नहीं, ये देखिए, ये भी वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया नैरेटिव्स है। हमास का कोई ऑफिस नहीं है, पहली बात। हमास का कोई सदस्यता अभियान नहीं है। पूरा फिलिस्तीन ही हमास है। अब जैसे ये कहते हैं ना, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ टेररिज्म ऑफ एनी, मतलब इस्लाम, इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है। नहीं है अलग। इस्लाम से ही मुसलमान है और फिलिस्तीन से ही हमास है। हमास का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सब बड़ी पहली बात, कोई मेंबरशिप नहीं है। सारे फिलिस्तीन के युवा जो भी जन्म ले रहे हैं वो हमास के मेंबर हैं। तो पहली बात, ये भी वामपंथियों के द्वारा अपनाया जाया नेरेटिव है कि फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, स्वदेशी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, रेडिकल मुस्लिम, बहावी मुस्लिम्स, ये सारे बनाए हुए नेरेटिव्स हैं। कुछ नहीं होता ये। मुस्लिम्स एक ही हैं, वही कुरान है, वही मोहम्मद साहब की बातें हैं, वही हदीस है, वही सीरत रसूल अल्लाह है, वही मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, कहीं अरबी में और कहीं उर्दू में। कोई अंतर नहीं है, पहली बात। और दूसरा, इस चीज को लेकर के जबरदस्त चेंज आया है भारत में। ये पहला ऐसा मौका है, अंतरराष्ट्रीय ऐसा मौका, जिसमें एक देश के प्रधानमंत्री या देश की विदेश नीति अपनी अलग राय रख रहे हैं, क्षेत्रीय दल अपनी अलग राय रख रहे हैं और देश की जनता खुल के इस मुद्दे पर सामने है। दो तरह के डिवीजन है, इंडिया और भारत। हालांकि ऐसा कोई विभाजन है नहीं, मान रहे हैं। इंडिया वाले फिलिस्तीन या हमास के सपोर्टर हैं और भारत वाले इजराइल के साथ खड़े हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश के एम्बेसी ने भारत के नागरिकों को धन्यवाद दिया है। अभी एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में एक खबर भी छपी कि मणिपुर से कई लोग इजराइल गए हैं, यहूदी मूल के लोग, अपने वतन को इस युद्ध में लड़ने के लिए। मेरे कुछ यहूदी मित्र हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, वो लोग भी कहां से इजराइल से भारत के लोग वापस आ रहे हैं, वो गुड़गांव से, दिल्ली से फिर अपने मुल्क वापस गए हैं लड़ने के लिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने कभी मच्छर भी नहीं मारा है, वो लड़ने जा रहा है। तो इजराइल में, सॉरी, हमास में और फिलिस्तीन में कहीं कोई अंतर नहीं है। अभी तक एक और नैरेटिव था, कहा जाता था कि पाकिस्तान बनने के बाद भारत में कश्मीर की स्थिति को देखते हुए देश में 300 कश्मीर बन चुके हैं। अब एक नया भारत में शब्द दिख रहा है, 300 गाजा पट्टी बन चुके हैं। बिल्कुल अभी तक ठीक ये बात है। शब्द, गाजा पट्टी को भारत में प्रचलित नहीं किया गया था, लेकिन 300 से ज्यादा गाजा पट्टी भारत में है। दूसरी बात,
भारत की वेबसाइट को देखें तो 3000 दंगे हुए हैं 1947 के बाद से। जमाते इस्लामी के अनुसार 33,000 मुठभेड़ या दंगे हो चुके हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं आंकड़े देख रहा था कि भारत में 33 से ज्यादा छोटे बड़े संघर्ष इसी फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर के उपजा है, जिसमें अहमदाबाद का दंगा सबसे बड़ा था, जिसमें बलराज मधोक जी ने खुल के बोला कि 1965 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो आप लोग चुप थे, और अब जब वहां पर अरब देशों में संघर्ष हो रहा है तो आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जमा मस्जिद के इमाम चुप हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष चुप हैं, जमाते इस्लामी के अध्यक्ष चुप हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता भी चुप हैं, ओवैसी भाई तो चुप ही है। ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी दृश्य किसी भी विश्लेषक से पूछ लीजिए, कहीं नहीं हुआ। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, ऑक्सफोर्ड में लगाए गए, तुरंत सारे यहूदियों ने सपोर्ट खींच लिया, चुप हो गए। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मार्च हुआ, लेकिन अभी जेएनयू चुप है, जामिया चुप है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी चुप है। अभी मैं संडे को जमा मस्जिद के परिसर में गया था, देख के आने खुद अपनी आंखों से कि जो जमा मस्जिद के इमाम खुलेआम भारत सरकार को धमका देते थे कि कॉमन सिविल कोड लाए तो आग लग जाएगा, वाजपेयी सरकार डर गए, आज सभी लोग चुप हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज देखा जा रहा है। जिस मुस्लिम ब्रदरहुड ने 20 साल लगा दिए थे पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के विरुद्ध एक भी मैसेज बाहर ना आए या कोई भी गलत चीजें ना आए, वो सारा ध्वस्त हो गया है। इनफैक्ट कम ही लोग जानते हैं इसी मुस्लिम ब्रदरहुड के इन्वेस्टमेंट है जाकिर नायक, जो अभी विचारक थे, अभी भगोड़ा बनकर के भागे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है, ऐसा कोई वर्ग विभाजन नहीं है। जो फिलिस्तीन है वही हमास है। बिल्कुल ठीक है। और ये बात तो एकदम साफ साफ दिखाई भी दे रही है ना कि भाई जो फिलिस्तीन है वही हमास है, और जो हमास है अगर तुम उसका समर्थन कर रहे हो तो तुम भी हमास हो। और जिसको मैं भारतीय हमासी गिरोह बोलता हूँ। और आपने कही दिया कि अब तो बात इस पे हो रही है कि भैया क्या कितने कितने गाजा और कितने कितने गाजा पट्टी हमारे आसपास है। एक दो बातें मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट था ना भारत के मुसलमानों में कि हम पूरे वर्ल्ड को फतह कर लेंगे, वो भी ध्वस्त हो चुका है। जब शरणार्थी देश इतने नहीं दे रहे हैं, अभी तक लोगों को पता नहीं था कि मिस्र ने क्या किया है, सीरिया ने क्या किया है, ईरान ने क्या किया है, टर्की ने क्या किया, सारा भाईचारा, सारा ब्रदरहुड सब ध्वस्त हो गया। अरे भाई वो घुसने नहीं दे रहे। अब आप यहां से दूर फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, तो एक तो ये भाईचारा खत्म हो गया, दूसरा अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। सारे देश डरे हुए हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक की कहीं वहां विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि यहां पर चूंकि सरकार की हवा बदली हुई है, इसलिए यहां भी चुप्पी साधे हुए। लेकिन ये लोग उबल रहे हैं, आप माने या ना माने। 14,000 मैगजीन अखबार छोटे बड़े भारत से निकलते हैं उर्दू, और करीब करीब जो अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ा 41 लाख से अलग व्हाट्सएप ग्रुप है जिनकी पूरी कनेक्टिविटी है। उनमें दिन रात वीडियो जा रहे हैं और चर्चा हो रही है। मेरे पास भी मैसेज आया कि अगर आपको सच जानना है तो आप सिर्फ अल जजीरा देखें। मैं लगभग कई लोगों का मेंबर हूं, सिर्फ अल जजीरा क्यों देखूं? तो ये एक गजब का एक चेंज आया है कि इनका जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, भाईचारा का कॉन्सेप्ट है, ऑल मुस्लिम इज ब्रदर, वो उम्मा का कॉन्सेप्ट है, वो सब ध्वस्त हो गया। 96% मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और कोई उनको ले नहीं रहा है। तो अब क्या ये जिम्मेदारी भी यूरोप की है कि अपने यहां रखें? और फिर जैसे इंग्लैंड में जो हो रहा है और फ्रांस में जो हुआ और जर्मनी में भी हो रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। तो अभी भारत में शांत दिख रहा है, शांत है नहीं, शांत है नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही ओमकार जी, कि जो शांति दिख रही है, कई बार होता है ना कि तूफान आना, हालांकि देखिए हमारे लिए बड़ा नकारात्मक बात करना बड़ा अजीब लगता है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि शुतुरमुर्ग बनने की जरूरत नहीं है। जब आपके आसपास इतने हमासी प्रवृत्तियां मौजूद हों, जब आपके पास इतने चाहे आप डेमोग्राफिक नजरिए से कह लीजिए, चाहे आप सोच के नजरिए से कह लीजिए, तमाम गाजा पट्टियां बिखरी हुई हैं और वो जब तब उठ के चली आती हैं, है ना,
तो एक फंडा है ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो वो रिश्ता जो है ना, वो बार-बार कहते हैं ना कि खून उबाल मारता है, तो यहाँ रिश्ता उबाल मारता है। ओमकारनाथ जी, आज हमने जो एक शुरुआती कुछ 2 बिंदुओं पर आपके साथ बात की और मुझे सच बताऊँ तो बातचीत कब रोक दूँ ये मेरे लिए भारी पड़ रहा है। हालाँकि हम बड़े समय के उस्ताद हैं और जो हमारा फॉर्मेट है, हम उस पर किसी न किसी तरह से गेस्ट से हाथ पैर जोड़ के वो जो है बंद करा लेते हैं। लेकिन आज मैं खुद जो है, मुझे लग रहा था कि इस चर्चा को कहाँ रोकूँ, ये मेरे लिए परेशानी थी। लेकिन दर्शक, आप सभी से, आप सभी लोगों से मेरी ये उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आप इसको एक प्रस्तावना मानिए। हम जो ओमकारनाथ जी से इनके पास मतलब कह रहे हैं ना कि आज मैं बातचीत करके मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर और बात कर लेनी चाहिए। लेकिन आज ये शुरुआती चर्चा है और इस चर्चा में क्या निकल के आया, इसका आगे हम और विवेचन करेंगे और न सिर्फ विवेचन करेंगे बल्कि इसकी फ़ॉलो अप भी करेंगे। तो ये पहली और आखिरी चर्चा नहीं है, आज ये शुरुआत है ओमकारनाथ जी के साथ और विश्व में इस्लाम इनकी इस पुस्तक तक भी हम पहुँचेंगे और आपको सिलसिलेवार बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। तो क्योंकि देखिए, वर्तमान को अगर जाँचना-परखना है सही तरीके से, तो थोड़ा-सा आगे-पीछे भी जान लेना चाहिए। तो एक शिक्षक, एक अध्यापक और खुद को एक छात्र कहने वाले ओमकारनाथ जी, जिनका इतिहास में और ख़ास तौर से इस्लामी इतिहास में बड़ी ख़ास पकड़ है, तो आज इनको हम प्रारब्ध के इस मंच पर लाके कैसा आपको अनुभव हुआ दर्शकों ज़रूर बताइएगा और ओमकारनाथ सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है कि ये तो मोहब्बत की शुरुआत है। तो अब इसके बाद जो हम ये सिलसिला शुरू करेंगे और फिर दर्शक अपने कमेंट्स में ये बताएँगे कि अगली चर्चा किस तरफ हम लेके चलें। हालाँकि हम एक अगली चर्चा तो ओमकारनाथ जी से करेंगे, लेकिन उसके आगे की चर्चा कहाँ तक चले, कैसे चले, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ओमकारनाथ जी, आपको एक बार फिर प्रारब्ध के इस मंच से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत आपका और इसी के साथ दर्शकों का अभिवादन कर लेते हैं।